हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं पिछले काफ़ी साल से 4 या 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर मुखर्जी नगर में रहकर। और मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि मैं ऐसे डिलेमा में था, शायद आप भी फंस सकते हो ऐसे डिलेमा में, कि मुझे 30,000 रुपये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या फिर 60,000 रुपये। कहाँ पे क्या है कैसे है, मैं इसको पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप ऐसे कभी सिचुएशन में फंसे तो आप भी इन डिसीजंस को, मेरे पॉइंट्स को आप देख सकते हो कि मैंने किस किस चीज़ पे बेस अपना डिसीजन लिया है। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो मैं बात करता हूँ सीधे, मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है थोड़ा बहुत, मैं किस बारे में बात करूँगा। तो मेरा सिलेक्शन, एक पहला सिलेक्शन मेरा 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था एसएससी एमटीएस का, उसमें हुआ था। उसका रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया, 2023 में दिसंबर में आई थिंक आया था। एंड वहाँ हुआ था। एंड दूसरा मेरा एग्ज़ाम मैंने ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ दो जगह मेरे एग्ज़ाम हुए थे और दोनों की जॉइनिंग का प्रोसेस हो रहा था, सब साथ साथ चल रहा था। अब फाइनली बात यहाँ तक पहुँची कि अब मुझे ज्वाइन क्या करना है, कि मैं, अब मेरी पोस्टिंग की बात हुई। मुझे ईपीएफओ में हैदराबाद की प्लेस मिली थी। मैं रहने वाला मैं लखनऊ का हूँ, तो मुझे हैदराबाद जाना पड़ता। और मुझे एसएससी एमटीएस में दिल्ली मिला था, कैबिनेट सेक्रेटरीट में मुझे काम मिला था। तो मुझे यही डिसाइड करना था कि ये डिलेमा थी कि मैं हैदराबाद जाऊँ या फिर यहाँ रहूँ, यहाँ रह के मैं तैयारी करूँ या फिर हैदराबाद जाके मैं सेटल हो जाऊँ। अब मैं आपको सैलरी का स्ट्रक्चर बता देता हूँ क्यों मैं हैदराबाद को कंसिडर कर रहा था। क्योंकि हैदराबाद का जो ग्रेड पे था वो 2800 ग्रेड पे था, और जो हमारा एमटीएस का ग्रेड पे था वो 1800 होता है। तो आप समझ जाओगे 2800 1800 में कितना फ़र्क होता है। मैं इसको एक मोटा मोटा बता देता हूँ, सैलरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि अगर मैं एसएससी एमटीएस लेता तो मेरी 1800 ग्रेड पे बेसिक पे 18,000 होती, और बाकी अलाउंसेस जोड़ के इसमें अराउंड, मेरी एक्स सिटी में मैं काम करता तो मेरी अराउंड 30,000 इन हैंड सैलरी आती। ग्रॉस 36,000 होती है, पर 30,000 इन हैंड सैलरी आती। दूसरा, हैदराबाद हैदराबाद अगर मैं जाता तो मेरी 2800 ग्रेड पे नौकरी होती। मेरी 29,200 मेरी बेसिक पे होती, और इसमें अलाउंसेस जोड़ के, ढेर सारे अलाउंसेस, टीए डीए एचआरए ये सब जोड़ के मेरी सैलरी एक्स सिटी में होती वहाँ पर 55,000 अराउंड, जो अप्रॉक्स 55,000 होती। तो यहाँ पे फ़र्क 25,000 का आ रहा था। बहुत ही बड़ा फ़र्क है, मुझे पता है। ज़्यादातर लोग शायद पैसे प्रेफर करते कि दूर चले जाओ, पर पैसे अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा है। तो 50,000 छोटा अमाउंट नहीं होता दोस्तों, बहुत ही अच्छा अमाउंट होता है। तो इसीलिए मैं काफ़ी लोगों से पूछा, अपने सीनियर्स से पूछा, मैं काफ़ी, जो लोग काम कर रहे हैं एसएससी में पहले से पोस्टेड हैं कहीं ना कहीं दिल्ली में, उनसे ही मैंने बात की। तो डिस्कस, काफ़ी लोगों ने बोला कि सेंट्रल सेक्रेटरीट ले लो, जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बोला, जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बोला कि आप ईपीएफओ ले लो, इतने साल से जॉब तैयारी कर रहे हो, फाइनली एक अच्छी जॉब लगी है, अच्छी तो नहीं कहूँगा, ठीक जॉब लगी है, तो आप ले लो। बट मैंने फिर, जो लोग जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्होंने बोला आप सेंट्रल सेक्रेटरीट ले लो। तो मेरे पॉइंट्स क्या थे मेरे चूज़ करने के, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एसएससी एमटीएस में जॉब ली है और मेरी जॉइनिंग हो चुकी है एमटीएस में। और मैं पॉइंट्स बता दूँ मैंने क्या क्या कंसिडर किया था अपने पूरे इस प्रोसेस में, कि मुझे क्या चूज़ करना है, क्यों चूज़ करना है। तो पहली चीज़ है पैसा। पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, पैसे के लिए सब पीछे पड़े हैं भाई, अच्छा पैसा मिल जाए और हम एक जगह सेटल हो जाएं। तो पैसा हमें, मैंने बता दिया, एक जगह 55 ईपीएफ में 55,000 इन हैंड मिल सकती है। 50 टू 55,000 है, वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। और मुझे सेंट्रल सेक्रेटरीट में एज ए एमटीएस 30,000 के प्लस मिलेगी। तो पैसे के मामले में मेरा जो टिक हो, मतलब जहाँ मुझे टिक करना है, वो वैसे ईपीएफओ टिक हो रहा था कि चलो ठीक है ईपीएफओ ले लेते हैं। अब पोस्टिंग पोस्टिंग आप देख सकते हो, आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको घर के पास रहना है, माता पिता की सेवा करनी है, क्या करना है, या फिर आपको सुकून चाहिए, आपको खुद की लाइफ बनानी है, आप दूर जाओगे, खुद की लाइफ के बारे में सोचोगे। मैं खुद का सोच लेता हूँ, पैसा मिलेगा मैं उससे चीज़ें अपनी कर सकता हूँ, आगे एक लाइफ लीड कर सकता हूँ। तो ये पोस्टिंग देख सकते हो। तो दिल्ली मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो मैंने दिल्ली पे टिक कर दिया। मैं घर के पास पढ़ रहा था, 4-5 घंटे का सफ़र है, तो मैं निकल जाऊँगा आराम से। तीसरी चीज़ है आपका प्रमोशन। जो प्रमोशन होते हैं आपके, इसमें पहले एमटीएस का बता देता हूँ। एमटीएस में प्रमोशन होते हैं, उसमें आपका 3 साल बाद एक पेपर होता है, डिपार्टमेंटल पेपर, एलडीसी का, जेएसए बनते हैं आप। उसकी ग्रेड पे होती है 29,900 रुपये। 29, मतलब आई मीन 1900 रुपये ग्रेड पे होती है, और उसकी बेसिक पे होती है 29,900। तो थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ती 3 साल में होगा एमटीएस में प्रमोशन। और हमारा प्रमोशन इन ईपीएफओ वो होगा 4 साल में, सीधा 2800 से 4200 ग्रेड पे हो जाएगी।
मतलब सैलरी अराउंड 65-70 अराउंड पहुंच जाएगी। और अगर 8th पे कमीशन लगा तो आप समझ सकते हो 90-90 पहुंच सकती है मेरी। तो उसमें मैं बात क्या कर रहा था आपसे, प्रमोशन। तो हाँ, पहला प्रमोशन 4 साल बाद मिलेगा, यही मैं बोलना चाह रहा था। पहला प्रमोशन 4 साल बाद मिलेगा। तो प्रमोशन, और 4 साल के बाद कोई प्रमोशन नहीं है उसमें। आई मीन है, बट किसी को नहीं पता कब आने हैं कब नहीं आने हैं। आपको 8 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो प्रमोशन सर्टेन नहीं है। तो आपका ये मैंने, अब हाँ, एमटीएस में आपका एलडीसी के बाद फिर से 4-5 साल बाद फिर एक पेपर होगा। उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं एक रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे। तो आपका ये प्रमोशन मेरा इसमें ज़्यादा हो सकता है। तो एमटीएस में मैंने फिर से टिक कर देता हूँ एमटीएस का। तीसरी चीज़ है पीस। पीस कहाँ मिलेगा? पीस मुझे देखिए, अगर मैं ईपीएफओ ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास सर्टेन जिम्मेदारियाँ रहेंगी, वहाँ पर काम करना पड़ेगा, कुछ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, मुझे कुछ टास्क दिए जाएंगे जो मुझे करने होंगे। स्ट्रेस रहेगी कि आपको ये काम करना ही करना है, आपके सबॉर्डिनेट्स आपको गाइड करेंगे, ये करके दो, ये फाइल्स दे दी आपको, फिल करके दो, ये डील करनी। पब्लिक डीलिंग है, काफ़ी पब्लिक डीलिंग है ईपीएफओ में। इट्स जस्ट लाइक अ बैंक। तो ईपीएफओ में आपका बहुत स्ट्रेस रहेगा। मैं शाम को 7 बजे छूटूंगा वहाँ से। एमटीएस में क्या है? एमटीएस में मेरा बस यही है कि मुझे जाके फाइल वाइल मैनेज करनी है, फोटोकॉपी करवा लो, फाइल इधर से उधर दे आओ, चीज़ें कर लो, बेसिक चीज़ें। आपका स्ट्रेस कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस मेरे सीनियर्स का होगा, मुझे स्ट्रेस नहीं मिलेगा। बस। तो यहाँ पे भी मेरा पीस वाला जो बॉक्स है वो भी टिक कर देता हूँ मैं, जिसमें एमटीएस में टिक कर दिया। देन स्टडी टाइम। अब स्टडी कहाँ टाइम कैसे मिलेगा? मैं नई सिटी में जाऊँगा तो मुझे, मतलब शायद मैं नई सिटी एक्सप्लोर करूँगा, सेटल होने में टाइम लगे। ये टाइम लगते लगते सीजीएल आ जाएगा, तो मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगा। तो स्टडी टाइम देखा जाए तो एमटीएस में पूरा स्टडी टाइम, आप यहाँ तक कि ऑफिस में भी पढ़ सकते हो। आपके सीनियर अगर अच्छे मिल गए हैं, आपको ऑफिस में भी थोड़े इतना पीस दे देंगे कि भाई किनारा पकड़ लो, पढ़ लो, जब फाइल आएगी तो हम बता देंगे। आप पढ़ सकते हो आप एमटीएस में। ऊपर से 6 बजे 5 बजे छूट जाओगे, घर जाओ आराम से, 5 घंटे वहाँ मिलेंगे, 1 घंटा निकाल दो, 4 घंटे शाम शाम के, और 2 घंटे सुबह। 6 घंटे आप कहीं भी से भी निकाल सकते हो। और दोनों 5 डे वर्किंग है, तो 2-2 दिन छुट्टी मिलेगी, आप पूरा दिन आराम से पढ़िए। तो एमटीएस का बॉक्स यहाँ पे भी टिक हो गया स्टडी टाइम के लिए। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पर्सनल लाइफ देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ कहाँ पर बेटर होगी? देखा जाए तो आप हैदराबाद चले जाओगे तो वहाँ पे घर बार छूट जाएगा, आप नहीं आ पाओगे इतना जल्दी। कोई ट्रांसफ़र नहीं है हैदराबाद में। हाँ, ये तो बताना भूल ही गया, ट्रांसफ़र है ही नहीं हैदराबाद में। कि हैदराबाद से आप गए हो तो वो, उसमें इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं है। इसमें भी नहीं है, एमटीएस में भी नहीं, बट एमटीएस में दिल्ली है, तो आप दिल्ली इज़ अ नाइस सिटी, कुछ भी करो, आप घर के पास ही रह रहे हो हमेशा, कोई ट्रांसफ़र नहीं। तो पर्सनल लाइफ कहाँ पे बेटर होगी? हैदराबाद में रहूँगा, दूसरी लैंग्वेज है, आप कम्युनिकेट करने में इजी नहीं है, नया एनवायरनमेंट है, सेटल नहीं हो पाओगे, और घर बार पास नहीं है, शादी वादी होगी तो दिक्कत है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हैदराबाद भी उतना सही नहीं है कंपैरेटिवली एमटीएस के। आप एमटीएस में हो, आप पढ़ना चाह रहे हो पढ़ लो, आप घूमना चाह रहे हो घूम लो, घर के पास हो, चीज़ें मैनेज करना ईजी है, अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना के रख सकते हो, और चीज़ें कर सकते हो एक्चुअली। मतलब जो भी है, आपकी जानी हुई सिटी है, कुछ भी करो, आप सुकून में रहोगे, आप अपनी सिटी के पास हो तो ऑल एंड ऑल यही है। बाकी देख लो कि अगर हाँ पैसे का है, अब आपको पैसे अगर कम मिलेंगे तो ग्रोथ के चांस ज़्यादा है, आप पढ़ोगे लग के, आप लग के पढ़ोगे, आग जो है वो शांत नहीं होगी यहाँ पर अगर पैसे कम मिलेंगे। और अगर आपको पैसे 50,000 मिल रहे हैं तो आग शांत हो जानी है कि सफिशिएंट पैसा आ रहा है, आराम से चिल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आग शांत नहीं होनी चाहिए आपको, आपकी जो ग्रोथ है वो रुकनी नहीं चाहिए। फाइनल एम मेरा एमटीएस नहीं था, फाइनल एम मेरा एमईए में कुछ हासिल करना है कि मैं एमईए चला जाऊँ, इनकम टैक्स बन जाऊँ, कोई एक इनमें से मिल जाए, तो वो मेरा फाइनल एम है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे एमटीएस तो लेना ही पड़ता। मुझे अपनी आग शांत नहीं करनी है कि आप 50,000 पा गए, अब कहाँ ही कोई पढ़ेगा भाई, 50,000 पा के कोई नहीं पढ़ता। तो बस मैंने चूज़ किया कि भाई 30,000 बेटर है रादर देन 55 और 60,000 फर्दर ग्रोथ अगर देखी जाए तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी साल अपने 24 में कुछ सीजीएल की पोस्ट निकाल के आराम से पेपर क्लियर करके मैं किसी अच्छी पोस्ट पर पहुँच जाऊँ। मुझे घर से पैसे लेने की ज़रूरत है नहीं अब से, तो मैं आराम से खुद के दम पे चीज़ें करता रहूँगा, सैलरी आ रही है, अपना टाइम निकाल के मैं ये सब कर सकता हूँ। अब इन सब चीज़ों को आप बताइए कि आपको कितना वैलिड लगा मेरे रीज़न्स, मुझे ये चूज़ करने का जो मैंने सोचा है, कितना क्या सही है क्या गलत है, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ है लाभ मिला, प्रॉफिट मिला, थोड़ा बहुत, थोड़ा भी अगर आपको
गाइड कर पाया हूँ तो बहुत खुशी की बात है, और मुझे थोड़ा सा मेरे वीडियो को थोड़ा अप्रिशिएट कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच। आपसे आगे मैं मिलता रहूँगा कि एमटीएस में कैसे क्या चल रहा है मेरा, और क्या आप जानना चाहते हैं एज एन एमटीएस मैं आपको क्या बता सकता हूँ, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। मैं आपका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, वेट करूँगा आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच।